हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का केमिस्ट्री सॉल्वर्स पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक से 6 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये एक छोटा सा टॉपिक है। इसको मैक्सिमम अगर आप पढ़ना भी चाहेंगे तो 4 घंटे में पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे और ये अच्छे खासे मार्क्स दे के जाएगा आपको। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? मेटलोपोरफायरिन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और मेटल का क्या यूज होता है हमारे शरीर में या प्लांट के शरीर में या कोई भी और एनिमल्स हैं उनके में। तो यही सबको हमको बायो इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने इस बायो इनऑर्गेनिक चैप्टर को। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटलोपोरफायरिन के बारे में। यहाँ पे मेटलोपोरफायरिन दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक तो टर्म है मेटल और दूसरा है पोरफायरिन, जो कि पोरफायरिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हैं। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर इसकी बात किया जाए कि ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है तो हम लोग को लगाना पड़ेगा हकर रूल, 4n+2। तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 2 ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है और यहाँ पे जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है क्या है? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है और क्या है? सब रिंग स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब कि ये क्या है? एरोमेटिक है। पोरफायरिन रिंग कैसा है? एरोमेटिक है। जब हम लोग 1H NMR पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि एक आएगा पैरामैग्नेटिक रिंग करंट और एक आता है डायमैग्नेटिक रिंग करंट। तो जो भी एरोमेटिक होते हैं उनके अंदर डायमैग्नेटिक रिंग करंट आता है, जिसके वजह से ये जो दो प्रोटॉन हैं इनका क्या होता है? नेगेटिव शिफ्ट आता है। जैसे कि 1H NMR में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आता है डेल्टा लिखा जाता है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, इसको लिखा जाता है ppm में। तो इसमें जो है कि 3 टाइप्स के हाइड्रोजन पाए जाएंगे। यहाँ पे ही ये, इसको बोला जाएगा बीटा, और ये है जो इसको बोला जाएगा मीजो, और तीसरा है नाइट्रोजन जो कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास 3 टाइप्स के हाइड्रोजन है जो कि 1H NMR से पता चलता है। तो 1H NMR में नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन लगा होता है उसका केमिकल शिफ्ट की वैल्यू -2 या -3 के अप्रॉक्स में आता है, और इनका जो है आता है 8 के अप्रॉक्स में, और ये जो मीजो वाले हैं इनको आता है 4 ppm के अप्रॉक्स में। तो ये जो है कि 1H NMR से हमें पता चलता है कि हमारे पोरफायरिन में तीन टाइप्स के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। और फिर मेटालोपोरफायरिन में जैसे कि अगर बात किया जाए मेटालोपोरफायरिन को एग्जांपल बता दीजिए, तो एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल हम लोग के प्लांट में पाया जाता है जो कि फूड का सिंथेसिस करता है और उसी फूड को हम लोग खाते हैं। तो क्लोरोफिल में पोरफायरिन रिंग होता है। और कौन सा मेटल होता है? वो मेटल होता है मैग्नीशियम 2+। तो वो मैग्नीशियम 2+ कहाँ पे होता है? वो मैग्नीशियम 2+ यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। ठीक है। जब वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और फिर इस टाइप का जो है कि रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा तो उसको बोला जाएगा मेटलोपोरफायरिन। इसमें क्या है कि पोरफायरिन रिंग में जब मेटल कोई क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो उसको बोला जाएगा मेटलोपोरफायरिन। मेटलोपोरफायरिन का और भी एग्जांपल है साइटोक्रोम है। साइटोक्रोम कहाँ पे यूज़ किया जाता है? साइटोक्रोम जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो साइटोक्रोम P450 पाया जाता है, जो कि क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है। ठीक है। और तीसरा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से कहाँ तक? हम सांस लेते हैं, जो कि हवा कहाँ पे जाता है? फेफड़ा में जाता है। फिर फेफड़े से क्या होता है? वो लंग से होते हुए चला जाता है टिश्यू तक। तो हीमोग्लोबिन का काम है क्या? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। तो इसमें क्या होता है? इसमें आयरन होता है और पोरफायरिन रिंग होती है। ठीक है। और चौथा है अपना मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन क्या काम करता है? मायोग्लोबिन में भी आयरन होता है, पोरफायरिन रिंग होता है,
बट इसमें जो है कि अरेंजमेंट अलग अलग होता है, इसलिए इनका जो है कि नाम हीमोग्लोबिन है, क्योंकि इसमें 4 सब यूनिट होते हैं। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि प्रॉपर हीमोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन क्या होता है, तो और क्लियरिटी बढ़ेगी। तो अभी हम लोग बस जस्ट देखे हैं कि मेटालोपोरफायरिन क्या होता है। पहले हम लोग देखें कि पोरफायरिन का स्ट्रक्चर क्या है। पोरफायरिन के स्ट्रक्चर में जस्ट यहाँ से क्या करेंगे, मेटल को हटा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा पोरफायरिन, ठीक है। और जब इसमें मेटल चला जाएगा तो उसको बोला जाएगा मेटालोपोरफायरिन। अगर पोरफायरिन रिंग के स्ट्रक्चर के बारे में जैसे कि अगर आप लैब में पोरफायरिन रिंग बनाने गए, मान के चलिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ले लेंगे तो पोरफायरिन रिंग बन जाएगी। तो ये जो बन जाएगी पोरफायरिन रिंग, इसको कैसे जो है कि आप करेक्टराइज करेंगे कि जो हमने बनाया है वो पोरफायरिन रिंग ही है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जो हमारे पास नेचुरल पोरफायरिन रिंग है उसके डेटा से क्या करना होता है, हमें मैच करना होता है। तो उसमें क्या है, जस्ट यूवी ले लेंगे और आईआर ले लेंगे और एनएमआर ले लेंगे। एनएमआर में 1H, जैसे कि 1H एनएमआर लिए हैं तो यहाँ पे 3 टाइप्स के हाइड्रोजन दिखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक के नेगेटिव है, जो यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़े हुए हाइड्रोजन है ये क्या है, नेगेटिव है इनकी शिफ्ट वैल्यू, और मेजो वाले पोजीशन की 4 ppm पे है, और जो कि पायरोल वाले हाइड्रोजन है जिनको बोला जाता है बीटा पोजीशन, उनका 8 ppm पे है। तो इससे पता चलता है कि 3 टाइप्स के हाइड्रोजन है। 1H एनएमआर का एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। वैसे ही जो है कि यूवी होता है और आईआर होता है। आईआर में क्या होता है, NH स्ट्रेचिंग हो गया, CH स्ट्रेचिंग हो गया, मतलब एक तरीके से बांड का स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम आईआर करते हैं। तो अगर हम आईआर इसका करेंगे तो आईआर में NH का जो स्ट्रेचिंग आता है वो आता है 3300 के अप्रॉक्स। इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कि हमने ये पोरफायरिन बना दिया, इसको गए यूवी में आईआर करने के लिए, तो इसमें क्या होता है कि बाय द वे अगर मॉइस्चर भी आ जाएगा, जैसे कि H2O आ गया, तो H2O का भी 3250 सेंटीमीटर इनवर्स के जो OH का स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो 3250 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो इससे हम लोग को मतलब उतना क्लियरली नहीं बता पाएंगे कि उसमें ये जो वैल्यू है वो NH के थ्रू आ रही है कि OH के थ्रू आती है। बट NH का अगर आईआर फ्रिक्वेंसी अगर पूछा जाए तो वो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ये कह सकते हैं कि आईआर से हम उतना क्लियर कट आइडिया नहीं लगा सकते कि वो हमारा मालिक्यूल जो कि पोरफायरिन है ही। और इसके लिए अगर यूवी की बात किया जाए तो यूवी में क्या किया जाता है, एक क्यूबेट लिया जाता है, ठीक है। एक क्या होता है, क्यूबेट होता है। क्यूबेट में हम लोग क्या करते हैं, अपने मटेरियल को किसी सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिस्पर्स करके उसका यूवी लेते हैं। तो उसमें क्या आता है, एक एब्जॉर्बेंस आता है, वाई एक्सिस पे होता है एब्जॉर्बेंस और एक्स एक्सिस पे होता है लेमडा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होता है कि उसके अंदर हम लोग लाइट पास करते हैं तो कुछ लाइट ऐसी होती है कि एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ लाइट ऐसी होती है उसको क्या कर देती है, ट्रांसमिट कर देती है। तो जब हम लोग पोरफायरिन रिंग का यूवी लेते हैं तो हमें इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है। इसको बोला जाता है सोरेट बैंड, सोरेट बैंड बोला जाता है, और इसको बोला जाता है क्यू बैंड। इसकी वैल्यू होती है 400 से 450 नैनोमीटर में, और इसकी वैल्यू होती है 500 से 600। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सोरेट बैंड क्या है, क्यू बैंड क्या है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे। सोरेट बैंड एक्चुअली में ये पाई से पाई स्टार का ट्रांजिशन है, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा ये इतना उतना है जो कि इंटेंस पीक दिखेगा। और क्यू बैंड क्या होता है, ये एन से पाई स्टार का ट्रांजिशन है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, क्यू बैंड है, और ये क्या होता है, थोड़ा कम होता है, इसकी इंटेंसिटी कम होती है। अगर जो है कि सोरेट बैंड या क्यू बैंड को, ये पोरफायरिन रिंग है, अभी तो जस्ट पोरफायरिन रिंग का हम यूवी विजिबल
का जो है कि कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो ऐसा हमें ग्राफ मिल रहा है। अगर जस्ट इसके अंदर अगर मेटल को डिप कर दिया जाए तब क्या होगा? जब हम इसके अंदर मेटल को, मान के चलिए कोई मेटल इसको यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, तो क्या होगा? मेटल के लगाने की वजह से इनकी जो प्लेनरिटी होती है वो हो जाती है लूज। जब प्लेनरिटी लूज हो जाएगी तो ये जो सोरेड बैंड है ये क्या हो जाता है? ये ब्रॉड एंड हो जाता है, ठीक है। इसकी जो एरिया है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और क्यू बैंड क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है। ये कब का है? ये पोरफायरिन रिंग का था और ये है मेटाइलो पोरफायरिन पोरफायरिन रिंग का, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? पहले तो देखें कि पोरफायरिन रिंग होता क्या है, ठीक है। पोरफायरिन रिंग अपना बनाए और फिर उसमें देखें कि कितना जो है कि हाइड्रोजन कितने टाइप्स के हैं। हाइड्रोजन देखा जाए तो यहाँ पे एक टाइप्स का है, एक टाइप्स का यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन टाइप के हैं। और फिर जब हम इसका यूवी किए तो हमें पता चला कि एक सोरेड बैंड था और एक क्यू बैंड था। जब इसके अंदर मेटल को डिप कर दिया गया, मतलब कि मेटल जब इससे अटैच हो गया, तो ये जो सोरेड बैंड था वो क्या हो जाता है? ब्रॉडेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्लेनरिटी हो जाती है गायब। जब प्लेनरिटी गायब हो जाएगी तो जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन है वो क्या हो जाता है? थोड़ा बहुत हिंडर्ड हो जाता है। हिंडर होने की वजह से ये ब्रॉडेंड हो जाता है। और फिर आईआर देखें, आईआर का उतना जो है कि डेटा सफिशिएंट नहीं होता है कि वो क्या करे, इसको बता पाए। पर हाँ, आईआर का डेटा तब बेनिफिट हो जाता है जब इसके अंदर मेटल को डिप कर दिया जाएगा तो ये जो NH का फ्रीक्वेंसी है वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मेटल आ जाएगा तो यहाँ से तो हाइड्रोजन चला गया ना, मान के चलिए यहाँ पे, तो ये तो हाइड्रोजन चला गया, तो NH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी मेटालो पोरफायरिन में। और फिर यहाँ पे देखें सिंथेसिस जो है कि कैसे, अगर आपका लेबोरेटरी में है तो अगर आपकी मन करे कि पोरफायरिन बनाने का, तो आप एक पायरोल ले लीजिए और फार्मल्डिहाइड ले लीजिए, 4:4 के रेशियो में पोरफायरिन बन जाएगा। और इसमें क्या लेना होता है? DDQ और DCM, ठीक है। तो ये था जो है कि मेटालो पोरफायरिन रिंग के बारे में कि मेटालो पोरफायरिन रिंग होता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटालो पोरफायरिन में हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल लेंगे। तो हीमोग्लोबिन में क्या था? आपको बताए थे ना, हीमोग्लोबिन, आयरन और पोरफायरिन रिंग जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उसको बोला जाएगा हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे क्या है? पोरफायरिन रिंग है और इसमें क्या है? आयरन एटम क्या है? लगा हुआ है। तो इसको क्या बोला जाएगा? आयरन, इसको बोला जाएगा हीम। क्या बोला जाएगा इसको? हीम, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा है ग्लोबिन, ठीक है। तो ग्लोबिन क्या है? यहाँ पे ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन का चैन। तो यहाँ पे क्या है? प्रोटीन का चैन लगा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। पर हीमोग्लोबिन का ये एक यूनिट है। हीमोग्लोबिन ऐसे जो है कि 4 यूनिट से मिलके, जब जो इस टाइप का अरेंजमेंट है नहीं, इस टाइप का अरेंजमेंट का 4 होगा, जैसे एक ये है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, जब 4 यूनिट आपस में मिल जाएंगे तो वो जो है कि एक परफेक्ट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है? H2O है, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब कि ये क्या है? डीऑक्सी के फॉर्म में है, ठीक है। इसको डीऑक्सी, Hb का मतलब होता है डीऑक्सी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड जब रहेगा तो लिखा रहेगा। इसका मतलब कि Hb का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड। तो जब डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में रहेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा? 6 कोऑर्डिनेशन साइड पे वाटर रहता है। जब हमारे क्या होता है? लंग्स में आता है हीमोग्लोबिन, तो क्या करता है? ऑक्सीजन से क्या होता है? बाइंड होता है और फिर वो टिश्यू तक जाता है। तो जब वो ऑक्सीजन से बाइंड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा, O+O, ठीक है। तो इस तरीके का जब रहेगा तो उसको बोला जाएगा ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। बट इसके पहले क्या था?
हीमोग्लोबिन था। तो अभी जस्ट इसी का देख रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में क्या है। तो अभी हम लोग देखें कि हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है, आयरन और पोरफायरिन से। पोरफायरिन है और आयरन है। ऐसे जो है कि चार स्ट्रक्चर हमको जब मिल जाएगा तो उसको एक बोला जाएगा परफेक्ट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, लंग्स को जो है कि लंग्स से क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है टिश्यू तक। टिश्यू पे क्या होता है, टिश्यू में होता है मायोग्लोबिन जैसे Mb, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जब भी कहीं रहे तो आपको ऑक्सीजनेटेड फॉर्म नहीं मानना है, जब से कि वो मेंशन ना करे। ये अगर हीमोग्लोबिन है तो डीऑक्सीजनेटेड है, मायोग्लोबिन है तो डीऑक्सीजनेटेड है। तो मायोग्लोबिन में भी क्या होता है, आयरन होता है और पोरफायरिन होता है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आयरन और पोरफायरिन यहाँ पे भी है, आयरन और पोरफायरिन यहाँ पे भी है। तो क्यों इसको जो है कि हीमोग्लोबिन बोला जा रहा है, इसको मायोग्लोबिन बोला जा रहा है, कुछ तो कारण होगा ना कि इसको हीमोग्लोबिन बोला जा रहा है और इसको मायोग्लोबिन बोला जा रहा है। ये क्या होता है, ऐसे चार जब हीम ग्रुप आपस में और जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक हीम ग्रुप रहता है, ठीक है, और प्रोटीन चेन तो रहेगा ही रहेगा, तो उसको बोला जाएगा मायोग्लोबिन। ये डिफरेंस है कि अगर जो है कि हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप रहेगा तो एट ए टाइम जानते हैं कितना ऑक्सीजन का वो ट्रांसफ़र कर सकता है, कितने मालिक्यूल का, टोटल 4 मालिक्यूल का ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। बट जो मायोग्लोबिन है वो क्या काम करता है, पहले इनके काम के बारे में भी जानना जरूरी है ना। ये काम है ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करता है, और मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है। और अभी हम लोग देखेंगे कि हीमोग्लोबिन 4 जब हीम ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे तो एक परफेक्ट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाएगा। और मायोग्लोबिन में क्या होगा कि एक हीम ग्रुप रहेगा तो फिर जो है कि मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाएगा। ग्लोबिन जो प्रोटीन चेन है वो दोनों में प्रेजेंट रहेंगे, एक में होता है 141, 146 होता है, और एक में 143 होता है। तो ये बेसिक चीज़ है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर करता है। और फिर ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, टिश्यू में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, लंग्स में, और ये टिश्यू में, टिश्यू में प्रेजेंट होता है। वहाँ पे जो है कि हमारा ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन टिश्यू के पास जाएगा, टिश्यू से मायोग्लोबिन क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन को ले लेगा और फिर इसको स्टोर कर लेगा। जब हम कहीं काम उम करेंगे, कहीं ज़रूरत होगा उस टिश्यू को ऑक्सीजन की, तो वो मायोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि वो शरीर जो है कि ज़्यादा थके नहीं वो पोर्शन, तो वहाँ पे ऑक्सीजन ये ट्रांसफ़र करता है। इसलिए ऑक्सीजन स्टोरेज हो गया, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है हमारे लंग्स से शरीर के पूरे बॉडी तक। तो अब हम लोग देखेंगे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर के बारे में कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन बाउंड होता है तो इसको बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड फॉर्म, और जब वाटर इससे बाउंड होता है तो इसको बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए आयरन का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, आप लोग बता सकते हैं। sp3d2 होती है, या तो d2sp3 होती है। ठीक है, इस टाइप को बोला जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इस टाइप के जो अगर बनाए तो इसको बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जस्ट एक आइडिया है, कुछ है नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका मतलब कि ये sp3d2 बनाएगा या d2sp3 टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो इस टाइप को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो आयरन सेंटर है यहाँ पे वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर जैसे कि एक आयरन है,
आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जस्ट आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन में आयरन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो आयरन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आयरन का जो है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, पहले ये बताइए। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो इसको लिख सकते हैं 4s2 3d6। अगर यह जो कि Fe2+ का अगर कर दे तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लूज हुआ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा, निकल जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 3d6। और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, एक होता है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग क्यों होती है, जस्ट अभी हम लोग देखते हैं एक ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होगा। तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होगा, ये अपना क्या है, डी ऑर्बिटल है। डी में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। और जब इनको क्या करते हैं, कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो ये अपनी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो जब ऑक्टाहेड्रली जो है कि 6 लिगेंड आएंगे तो ये क्या करते हैं, अपने जस्ट जनरल तरीके से ही बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ डीप नहीं बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है, T2G और EG में ये जो 5 ऑर्बिटल थे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो नीचे वाले एनर्जी को बोला जाता है T2G और ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है EG। तो अभी हम लोग देखे हैं जो कि Fe2+ है वो क्या था, 3d6 था। नॉर्मली भरते तो ऐसे ही भरते 1 2 3, है ना, तो इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ऊपर वाले को क्या बोले हैं, EG बोले हैं, और नीचे वाले को क्या बोले हैं, T2G बोले हैं। इसको क्या बोले हैं, T2G और EG। यहाँ पे होता है बेरी सेंटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, जितना यूज़ है उसी को देखते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग इस तरीके से कर सकते हैं, 3 भरें फिर इसमें पेयरिंग कर दें। तो इस टाइप के अगर इलेक्ट्रॉन के फिलिंग करें और जैसे यहाँ पे दिया है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के फिलिंग करें तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ इस टाइप के फिलिंग को बोला जाता है हाई स्पिन और इस टाइप की फिलिंग को बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले इसी में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किया गया है, जब ये फिल हो जाता तो फिर उसके बाद EG में जाते। बट इसमें क्या हुआ है, पहले T2G का हुआ है, फिर EG का हुआ है, फिर T2G का हुआ है, तो इसलिए इसको बोला गया है हाई स्पिन। और हाई स्पिन में बोलने का एक ये भी कारण है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। अगर स्मॉल s की बात किया जाए तो 4 × हाफ कर देंगे तो टोटल कितना आएगा, 2 आएगा। और कैपिटल S की बात की जाए तो 2s + 1, तो 2 × 2 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो यहाँ पे क्या है, एक ही है, तो स्मॉल s की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और कैपिटल S की वैल्यू बात की जाए तो 2s + 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × हाफ + 1, 2 से 2 कैंसिल, 2, यहाँ पे 6 होगा ना, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। T2G और इसको बोला जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं, तो इसका मतलब 0। और फिर कैपिटल S की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2s + 1 और 2 × 0 + 1 बराबर 1। इसको बोला जाएगा सिंगलेट और इसको बोला जाएगा क्विंटेट। और जब भी जो है कि अपने ऑर्बिटल में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैसे स्पीशीज को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसलिए जो
ये स्पीसीज है, ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज है। और ये क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। तो ये सब जितनी भी चीज़ें बताए हैं उसका एक क्या है, कारण है। इधर के जितने भी पोर्शन को मैंने बताया है, ये वाला पोर्शन जो है ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यहाँ पे क्या है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन Fe2+ में होता है, बट वो क्या होता है, लो स्पिन में होता है। और लो स्पिन में देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसलिए ये हो गया है डायामैग्नेटिक। अगर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में बात किया जाए तो ये है हाई स्पिन, Fe2+ में ही है, बट यहाँ पे जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही है वो आ रही है 5, इसलिए ये है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। और दूसरा चीज़ कि यहाँ पे जो आयरन और नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में, आयरन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है लो स्पिन में वो क्या होता है, छोटा होता है। T2G है, लो स्पिन है। तो इसमें आयरन और नाइट्रोजन का क्या होता है, बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। क्यों, क्योंकि वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है। और इनमें जो है आयरन और नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है देन ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है। और अगर जब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में हमारा हीमोग्लोबिन होता है तो ऐसे फॉर्म को बोला जाता है आर फॉर्म। आर फॉर्म मतलब होता है रिलैक्स फॉर्म। तो इस वाले फॉर्म को बोला जाता है आर फॉर्म। और एक दूसरा चीज़ ये भी पूछ सकता है कि ESR एक्टिव है कि ESR इनएक्टिव है। अगर पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होता है, पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो ESR एक्टिव भी होगा और पैरामैग्नेटिक भी होगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 है, तो वैसे केस में क्या होगा, ना तो वो पैरामैग्नेटिक होगा ना तो ESR एक्टिव होगा। तो इसमें ये बोल सकते हैं कि ये ESR क्या होता है, इनएक्टिव होता है, और ये क्या होता है, ESR एक्टिव होता है। इसमें बहुत से टर्म जो है कि आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी से आ रहे हैं। जब ये सब ESR, NMR, IR, UV जब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर इसी में उन सबको डिस्कस कर लेंगे तो फिर बाद में बचेगा भी नहीं पढ़ाने के लिए। तो ठीक है, तो जैसे जैसे है उसके हिसाब से पढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें आर फॉर्म होता है, रिलैक्स फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, टी फॉर्म का मतलब होता है टेंस्ड। जब उसमें ऑक्सीजनेटेड नहीं रहेगा, वाटर रहेगा, तो वो कैसा होता है, टेंस फॉर्म में होता है। तो इसको बोला जाता है टी फॉर्म। तो अभी हम लोग जो देखे हैं क्या क्या, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में डिफरेंस देखें। अगर ऑक्सीजनेटेड होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, अगर डीऑक्सीजनेटेड रहेगा तो वाटर रहेगा। और इसमें जो है कि नाइट्रोजन से 4 बॉन्ड लगा हुआ है, पोरफायरिन रिंग, ये पूरा पोरफायरिन रिंग है। पोरफायरिन रिंग के नाइट्रोजन से 4 बॉन्ड जुड़ा हुआ है। और 5वां बॉन्ड है एन इमिडाजोल। इमिडाजोल का एक रिंग होता है जो कि हिस्टिडीन का एक पार्ट होता है, उससे जुड़ा हुआ है। और 6वां जो है कि वो ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है और वाटर से भी जुड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो जो है कि ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में है कि डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में है। और इसमें देखे हैं कि ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। मेटल और नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा होता है। इसको आर फॉर्म बोला जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, तो इसलिए डायमैग्नेटिक हो गया। ESR इनएक्टिव है। यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ESR एक्टिव है। और इसमें जो आयरन और नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है। और ये कैसा होता है, टी फॉर्म करता है। इसका मतलब टेंस फॉर्म होता है। जब कौन,
वाटर इससे जुड़ता है तब की बात है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन क्या हो गया है, अब ख़त्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में डिफरेंस। अगर हीमोग्लोबिन में पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन कैसे बाउंड होता है, वो बेंड फॉर्म में होता है कि लीनियर होता है, तो कैसे होता है? वो होता है बेंड फॉर्म में। बेंड फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, इमिडाजोल का रिंग होता है, कुछ इस टाइप का होता है, 5 मेंबर रिंग होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन से क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी हो सकता है जब वो बेंड फॉर्म में हो तब। अगर वो लीनियर होगा तो नहीं कर पाएगा। तो इससे जो है कि ये एक स्ट्रांग एविडेंस देता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि ये क्या है, बेंड फॉर्म में होता है। और एक होता है कोऑपरेटिव इफेक्ट। कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होता है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 से बाइंड होता है, ठीक है। 4O2 से बाइंड होगा तो क्या बनाएगा, HbO2 का 4, ठीक है। इस तरीके से वो बनाएगा। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो इस तरीके से होता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, पहले हीमोग्लोबिन क्या है कि टोटल 4 पोरफायरिन रिंग है ना, तो 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल का क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 से बाइंड होता है तो HbO2 बनाता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं K1 किए, और HbO2 ये जो है क्या करता है, दूसरे O2 से बाउंड होता है तो उसको बोलते हैं K2। तो इसको क्या बोला जाता है, HbO2 का ट्वाइस बन जाएगा। और HbO2 का ट्वाइस जब O2 से मिलेगा तो इसको बोला जाएगा, इस स्टेप को K3। और HbO2 का थ्राइस हो जाएगा, HbO2 का थ्राइस क्या करेगा, O2 से जब बाइंड होगा तो उसको बोला जाएगा K4, और ये हो जाएगा HbO2 का 4। तो इसमें जो देखा गया है कि रेट कांस्टेंट के बारे में, कि जो रेट कांस्टेंट K4 का होता है वो K3 से ज़्यादा होता है K1 से। इस टाइप के इफेक्ट को बोला जाता है कोऑपरेटिव इफेक्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाउंड होगा, जैसे डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, जब उसे ऑक्सीजन बाउंड होगा तो क्या होगा, आयरन और नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा, छोटा हो जाएगा। जिसकी वजह से और जो एक इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, और जो हीमोग्लोबिन के होंगे उनके ऊपर भी क्या होगा, इफेक्ट आएगा। जिनके वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन उनसे जल्दी बाउंड हो जाता है, और तीसरे में और फास्ट, और चौथे में और फास्ट। ऐसे टाइप के इफेक्ट को बोला जाता है कोऑपरेटिव इफेक्ट। और फिर एक आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें ये जो प्रोटीन चेन है, ये प्रोटीन चेन का महत्व क्या है। हीमोग्लोबिन में एक तो हीम का तो पढ़ ही रहे हैं, ये ग्लोबिन जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर ये ग्लोबिन चेन नहीं रहेगा तो जानते हैं क्या होगा, हमारा हीमोग्लोबिन Fe3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और वो बना लेगा हीमेटीन। क्या बना लेगा, हीमेटीन। और ये हीमेटीन किसी काम का नहीं होता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। बस अगर हमारे हीमोग्लोबिन में से ये ग्लोबिन प्रोटीन चेन हट जाए तब, अगर प्रोटीन चेन हट जाएगा तो हमारा Fe2+ जो है वो Fe3+ में चला जाएगा और वो हीमेटीन का फॉर्म बना लेगा। और ये हीमेटीन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। तो ये कह सकते हैं कि इसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो शरीर में है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा अगर ग्लोबिन नहीं रहेगा तब। तो अब हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है, ये तो पता ही है। ये कहाँ पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ये
टिश्यू में पाया जाता है, जैसे एग्जांपल मसल कोई ले ले उसमें। और लंग्स में क्या होता है, सांस लेते हैं हम लोग, गैस जाता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब कि O2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है टिश्यू में तो O2 तो ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, O2 का कंसंट्रेशन कम। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है, कम होता है। और फिर हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड होके क्या बनाता है, HbO2 का, यहाँ पे अगर 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका रेट कांस्टेंट अगर K लिखना हो तो क्या होगा, HbO2 का 4, और इसको लिखा जाता है Hb और O2 के पावर n। इस n को बोला जाता है हील कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको, हील कांस्टेंट। ये जो है कि किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, pH के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर फिजियोलॉजिकल बॉडी है तो उसके लिए जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2.8 होती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि इसका जब हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और pH है और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, तो इसमें क्या होता है, इसका एक हाइपरबोलिक आता है और एक क्या होता है, सिग्मोइडल आता है। तो ये हाइपरबोलिक जो होता है वो किसके लिए होता है, मायोग्लोबिन के लिए होता है, और सिग्मोइडल किसके लिए होता है, ये हीमोग्लोबिन के लिए होता है। तो इसलिए ये कैसा होता है, ये सिग्मोइडल कर्व होता है, सिग्मोइडल कर्व होता है। और ये कैसा होता है, ये हाइपरबोलिक कर्व होता है, हाइपरबोलिक होता है। और इसके लिए जो K होता है क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे निकाले थे ना Hb, ठीक है, तो Mb क्या होता है, O2 से बाइंड होके क्या बनाता है, MbO2। ठीक, तो इसके लिए K की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ MbO2 डिवाइडेड कंसंट्रेशन ऑफ Mb और कंसंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे लंग्स में pH क्या होता है, ज़्यादा होता है। pH का आने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा H प्लस pH उतना कम। हमारे लंग्स में H प्लस क्या होते हैं, कम ही होते हैं एज़ कम्पेयर टू टिश्यू। तो लंग्स में क्या होता है, pH ज़्यादा होता है, और टिश्यू में क्या होता है, pH कम होता है। तो जब हमारा pH क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। फिर से सुनिएगा कि जब pH क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है। और जब टिश्यू के पास जाता है तो pH क्या होता है, कम होता है, तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन से टूट जाता है, और वो टूटने के बाद कहाँ चला जाता है, मायोग्लोबिन से। तो मायोग्लोबिन क्या करता है, pH जब कम होता है तब बाइंड करता है ऑक्सीजन से, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से तब बाइंड करता है जब pH क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसका pH और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच अगर हम लोग प्लाट करें तो वो कैसा दिखेगा, एक हाइपरबोलिक दिखेगा और एक सिग्मोइडल दिखेगा। तो इसको बोला जाता है हाइपरबोलिक और इसको बोला जाता है सिग्मोइडल। सिग्मोइडल हमारा हीमोग्लोबिन में देखने को मिलेगा और मायोग्लोबिन में हाइपरबोलिक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे n जो है हील कांस्टेंट है, हील कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.8। अगर फिजियोलॉजिकल जो है कि हम लोग अगर फिजियोलॉजिकल अच्छा से करें तो n की वैल्यू 2.8 रहे तो अच्छा है, ऑक्सीजनेटेड जो है कि हीमोग्लोबिन अच्छा से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन होता है,
सैचुरेशन, ठीक है, पीएच नहीं होगा, क्या होगा, परसेंटेज सैचुरेशन होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में, कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है हमारे लंग से टिश्यू तक, और मायोग्लोबिन होता है टिश्यू में प्रेजेंट, वो ऑक्सीजन क्या करता है, स्टोर कर लेता है। तो वैसे ही हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ये किसका स्ट्रक्चर है, हीमोसाइनिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो ये कौन सा फॉर्म है, डीऑक्सी फॉर्म में है, और ये ऑक्सी फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, इसलिए ऑक्सी फॉर्म में है, और ये कौन से फॉर्म में है, डीऑक्सी फॉर्म में है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, 3D10 होगा, क्योंकि 4s1 होता है, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ये चला गया है, तो ये कौन सा है, 3D10 में है, कब, जब डीऑक्सी फॉर्म में है। और ये कौन सा हो जाएगा, 3D9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये +2 फॉर्म में होता है। अगर जो है कि आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कि ऑक्सी हीमोसाइनिन में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, तो +2 फॉर्म में होता है। और इस यहाँ पे जो ऑक्सीजन बाइंडेड है, इसकी हेप्टासिटी क्या होती है, ईटा 2, और ये किस फॉर्म में बाइंड होता है, पेरोक्साइड के फॉर्म में बाइंड होता है। जैसे कि एक मान लेते हैं कि हमारा क्या है, Cu+ है डीऑक्सी फॉर्म में, है ना, और एक दूसरा Cu+ है, इसको ले लेते हैं। ये जब Cu2+ में जाएगा तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और सेम चीज़ जब ये Cu2+ में जाएगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का लूज़ करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, ऑक्सीजन। जब O2 ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, 2-, तो ये क्या होता है, पेरोक्साइड। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये पेरोक्साइड फॉर्म में कॉपर से क्या होता है, बाइंडेड होता है। कॉपर इसमें +2 फॉर्म में होता है, और ईटा 2 इसकी हेप्टासिटी होती है, ईटा 2। और जो है कि अगर इसकी डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, इसके बारे में देखना हो तो कैसे होगा, 3D10 है, 3D10 अगर इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किया जाए तो क्या है, ये दूसरे कॉपर के लिए है, 1 2 3 4, तो क्या होगा, ये पूरा फिल रहेगा, है ना, और यहाँ पे भी, और ये, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं, ठीक है, तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। और ये ESR भी इनएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि ESR भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और फिर अगर इसकी बात कर लिया जाए तो ये क्या है, 3D9 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो इसको जब फिल करेंगे, 1 2 3 4, तो 1, ठीक है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे दूसरे Cu2+ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का होगा। तो इसमें क्या होता है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या करते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। जब एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके का। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0 है। तो इसका मतलब कि इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी डायामैग्नेटिक है। ये था Cu2+ के लिए और ये भी था Cu2+ के लिए। कब, जब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में है।
और ये था कॉपर +1 और कॉपर +1, जब ये क्या था, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म था। ठीक है, तो इसको क्या क्या हो जाएगा, ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ESR इनएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जैसे हमारा हीमोग्लोबिन था, क्या करता था, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता था, वैसे ही हीमोसाइनिन भी क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। और हीमोसाइनिन का कलर कैसा होता है, तो हीमोसाइनिन का कलर होता है, हीमोसाइनिन का कलर होता है ब्लू। क्यों, ड्यू टू LMCT। ठीक है, ये जो होता है D10 वाला, ये तो कलरलेस होगा, कलरलेस होता है, बट जो ऑक्सी हीमोसाइनिन होता है ये ब्लू कलर का होता है। क्यों, क्योंकि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है LMCT की वजह से। यहाँ पे DD ट्रांजिशन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, कलरलेस होगा। यहाँ पे भी DD ट्रांजिशन नहीं होगा, बट जो है कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होगा, इसकी वजह से ये ब्लू कलर का दिखेगा। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये है हीमिथ्रिन का। हीमिथ्रिन क्या होता है, जैसे कि मायोग्लोबिन था, ऑक्सीजन क्या करता था, स्टोरेज करता था, वैसे ही हीमिथ्रिन ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है। हीमिथ्रिन ठीक है, ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हीमिथ्रिन का ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो इसमें अगर बात किया जाए तो आयरन जो होता है, इस फॉर्म को बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म। ठीक है, डीऑक्सी फॉर्म, और इस वाले फॉर्म को बोला जाएगा ऑक्सी फॉर्म। क्यों बोला जाएगा ऑक्सी फॉर्म, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन नहीं है, इसलिए डीऑक्सी फॉर्म है। तो डीऑक्सी फॉर्म में अगर बात किया जाए तो इसमें जो आयरन होते हैं वो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, इनमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। किस में होते हैं, ये +2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, जब डीऑक्सी हीमिथ्रिन रहेगा तब। ठीक है, +2। और ये लो स्पिन फॉर्म करते हैं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो जब डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म की बात किया जाएगा तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब कि T2G EG है ना, तो क्या होगा 1 2 3, पहले हाई स्पिन में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर पेयरिंग करना होगा तो पेयरिंग करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। एक का Fe2+ का है ये, एक Fe2+। सेम चीज़ क्या करेंगे, दूसरे के लिए करेंगे। 1 2 यहाँ पे इसमें भरेंगे 1 2 3 4 5 फिर 6। तो इसका क्या आ रहा है, T2G है ये, और ये EG है। तो इसमें क्या कहेंगे, इसको T2G 4 है और EG 2 है, और इसको क्या बोलेंगे, T2G 4 और EG 2। क्यों, क्योंकि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4। EG में कितने हैं, 2 हैं, 2। तो यहाँ से ये देख रहे हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में हमारा आयरन है हीमिथ्रिन में, वो तो +2 के फॉर्म में है। और दूसरा चीज़ कैसा है, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद इसमें क्या होता है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग नहीं होती है, क्योंकि इसमें उतना स्ट्रांग इंटरेक्शन नहीं होता है कि क्या कर सके, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग कर पाए। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अगर एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होता तो जितने भी नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या करते हैं, आपस में कपल करते हैं। बट यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में उतना अच्छा खासा जो लिगेंड है, स्ट्रांग इंटरेक्शन नहीं है।
तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक। अगर पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कि ESR भी एक्टिव होगा। और फिर अगर बात किया जाए ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, तो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में क्या होता है, ये Fe+3 में चला जाता है। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि Cu+1 से क्या होता, Cu+2 में गया था। तो सेम चीज़ यहाँ पे ऐसे ही करना है कि Fe+2 है और Fe+2 है। जब ये 3 में जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा, तभी तो 3 में जाएगा। Fe+3 और यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, O2 2-। तो यही O2 2- जो है कि यहाँ पे आया हुआ है और इससे बाइंड हुआ है, और ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो O2 2- कौन से, किसके फॉर्म में बाइंड हो रहा है, पेरोक्साइड के फॉर्म में बाइंड हो रहा है। ये क्या है, ये पेरोक्साइड। ठीक है, किसके फॉर्म में बाइंड हो रहा है, पेरोक्साइड। और फिर अगर यहाँ पे देखा जाए तो आयरन कितने कोऑर्डिनेटेड है, एक 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 कोऑर्डिनेटेड है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। बट यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, 1 2 3 4 5, इसमें कितना है, 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। बट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पे काउंट करते हैं कि कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये पहले तो Fe+2 में था, जब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आया तो Fe+3 में आया, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था और एक जगह कोऑर्डिनेशन नंबर 5 था। पर दोनों जगह जो है कि Fe+2 में ही था और लो हाई स्पिन में था। जब ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड करता है तो इनके बीच में हो जाता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। हाँ, तो इसमें लिखते हैं कि जो इसमें Fe होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कितना, +3, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। जब Fe+3 में होगा, जैसे Fe+2 में था तो कितना था, Fe+2 में रहेगा तो D6 रहेगा, है ना। जब Fe+3 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, D5 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे सेल में रहेगा, इसलिए इसको 3D6 कर देंगे और इसको 3D5। तो इसको क्या करेंगे, लो स्पिन में क्या होता है, पहले T2G ऑर्बिटल को पूरा फिल करते हैं, जब फिल हो जाता है तो फिर उसके बाद EG में जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, Fe+3 है, 5 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, 1 2 3, ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि लो स्पिन है, 4 5। सेम चीज़ इसके लिए करना है क्योंकि ये एक Fe3+ के लिए है। हमारे पास टोटल सेंटर कितने हैं, 2 है, 1 है 2 है, और यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रांग इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है। यहाँ पे स्ट्रांग इंटरेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग नहीं हो पाती है। बट यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रांग इंटरेक्शन होता है लिगेंड का विथ मेटल से, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है। क्या होती है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। जब एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होगा तो क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। जब जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब तो 0 हो गया ना। जब 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, तो और जब डाया मैग्नेटिक हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ESR इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। और अगर बात किया जाए कि O2 माइनस का बॉन्ड स्ट्रेंथ का, जैसे कि क्वेश्चन इससे कैसे आता है कि अगर हीमोग्लोबिन जो है कि ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अगर जो है कि वो हीमइरिथ्रिन से जुड़ जाए या हीमोसाइनिन से जुड़ जाए तो उसका जो है कि कितना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसके जो है कि जानने के लिए कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा MOT। तो जस्ट एक जनरल सा आइडिया लेते हैं। पहले इसको आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए कि पहले इसको देख लेते हैं कि क्या क्या था। Fe क्या था, इसमें हाई स्पिन में था, इसमें लो स्पिन में है, +2 के फॉर्म में, +3 के फॉर्म में, इसमें हाइड्रोजन बाइंडिंग है और पेरोक्साइड के फॉर्म में ऑक्सीजन क्या हुआ है, बाइंड हुआ है। और ये एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होगा जिसकी वजह से डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग नहीं होगा जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक होगा और ESR एक्टिव होगा। ये था अभी जो है कि हीमइरिथ्रिन और डीऑक्सी हीमइरिथ्रिन और ऑक्सी हीमइरिथ्रिन में डिफरेंस। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि O2 माइनस और O2 का जो है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो फिर उसके बाद जो है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा देख लिया जाएगा कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कि O2 माइनस का और O2 का कैसे निकालते हैं। जिसके लिए क्या हमें जाना पड़ेगा, MOT के पास जाना पड़ेगा, जिसको फुल फॉर्म में बोला जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें क्या होता है, सिग्मा 1s2 होता है, सिग्मा स्टार 1s2 होता है, सिग्मा 1s2 होता है, सिग्मा स्टार 1s2 होता है और सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 होता है। और ऑक्सीजन क्या है, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर O2 की बात की जाए तो कितना होगा, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो जब जो है कि 16 इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक तरीके से कहा जाए 14 इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो सिग्मा स्टार 2px ये हो जाता है नीचे। अगर वो 14 से क्या होता, कम होता, जैसे कि ये 13 होता तो सिग्मा स्टार 2px ऊपर होता इसके, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा 2px है और पाई 2py और पाई 2pz। इसके बाद क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px। तो ये है MOT किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए हम लोग निकालेंगे। ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर जो है कि ये कार्बन होता, कार्बन में कितना होता, अगर C2 होता तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 12 होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता कि ये जो सिग्मा 2px है इसके लिए बात कर रहा हूँ, ये सिग्मा 2px क्या होता है, यहाँ पे चला जाता, बट ये क्या है 16 है, मतलब कि 14 से जब ज़्यादा रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये 2px क्या होता है, नीचे चलाता है पाई 2py पाई 2pz से। तो जस्ट अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब फिल किया जाएगा तो टोटल कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करते हैं। तो ऐसे निकालना हो तो इसको क्या करेंगे, बॉन्डिंग होता है, ये एंटी बॉन्डिंग होता है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और फिर यहाँ पे बचा 2 2 4 2 6, तो 6 बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग कितना है 1 2 2, इसको 2 कर देंगे तो टोटल 4/2। ठीक है, 2 हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं ना, यही इसका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। इसका मतलब कि 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा। अगर जो है कि O2 2 माइनस हो जाए, O2
2- हो जाए, जो कि परऑक्साइड फॉर्म है, तब कितना हो जाएगा, 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर से भरना पड़ेगा। अब देख रहे हैं O2 2- के लिए यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग हो गए हैं वो हो गए हैं 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/2, तो कितना हो जाएगा 1, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इसके ऊपर निगेटिव चार्ज इस तरीके से ये रहता है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि O2 जो है कि डबल बॉन्ड O और O सिंगल बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव, ये है ऑक्साइड फॉर्म में और ये क्या है, परऑक्साइड फॉर्म में। जाहिर सी बात है यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे कम है। तो जाहिर सी बात है कि जो म्यू जो फ्रीक्वेंसी होगा O2 का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा म्यू O2 2- से। म्यू O2 जो है कि ये हमारे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में जाता है, और ये O2 2- अभी हम लोग देखें हीमोसाइनिन और हीमिरिथ्रिन में गया है। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लगभग में 755 सेंटीमीटर इनवर्स के अप्रॉक्स में होती है, और इसका होता है लगभग में 1150 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में। क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हमारे हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो 1100 1150 के अप्रॉक्स में होता है, और हीमोसाइनिन की बात किया जाए और हीमिरिथ्रिन की बात किया जाए तो कितना होता है, लगभग में 755 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे समराइज जितने भी अभी तक पढ़े हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे हीमोग्लोबिन, प्रोटीन क्या है, हीमोग्लोबिन, और क्या पढ़े हैं, मायोग्लोबिन पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, हीमिरिथ्रिन पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, हीमोसाइनिन पढ़े हैं। यही 4 पढ़े हैं। इसमें से 2 क्या थे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते थे, और 2 क्या करते थे, ऑक्सीजन का स्टोरेज करते थे। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल था, आयरन था। मायोग्लोबिन में क्या है मेटल है, आयरन है। हीमिरिथ्रिन में अभी देखे हैं आयरन था। हीमोसाइनिन में क्या था, कापर था। सिर्फ हीमोसाइनिन में ही क्या है, कापर है, और बाकी तीनों में क्या है, आयरन है। और अगर फंक्शन की बात कर लिया जाए तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर में भी हीमोग्लोबिन है, आपके भी शरीर में होगा। तो ये क्या करता है, O2 का ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, O2 का ट्रांसपोर्ट। और मायोग्लोबिन क्या करता है, O2 को स्टोर करता है। और हीमिरिथ्रिन क्या करता है, ये भी O2 का क्या करता है, स्टोर करता है। और हीमोसाइनिन क्या करता है, ये O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो जो हीमोग्लोबिन है और हीमोसाइनिन है, हीमोसाइनिन का मतलब ये नहीं है कि उसमें जो है कि आयरन होगा। जैसे यहाँ पे हीमोग्लोबिन है ना, तो हमें लग रहा है कि हीमोग्लोबिन में आयरन है तो हीमोसाइनिन में भी आयरन होगा। हीमोसाइनिन में ना तो आयरन होता है ना तो साइनाइड ग्रुप होता है, तभी इसका नाम हीमोसाइनिन है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है कि नाम से कि हीमोसाइनिन का मतलब कि इसमें आयरन होगा, पोरफायरिन रिंग होगा। पोरफायरिन रिंग भी नहीं था, इसमें से 2 थे, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या था, पोरफायरिन रिंग था। हीमिरिथ्रिन और हीमोसाइनिन में क्या था, हिस्टिडीन यूनिट था, जो कि एक अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड जो है कि अमीनो एसिड जो है कि मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो इसमें मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो अगर देखा जाए तो कितना था, 1:1 का रेशियो था, और इसमें भी 1:1 का रेशियो था। इसमें मेटल कितने थे, 2 था, और ऑक्सीजन कितने थे, 1 था। यहाँ पे भी देखे थे 2 था, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था। इसमें लिगेंड क्या था, पोरफायरिन रिंग था, पोरफायरिन रिंग। और इसमें क्या है, इसमें भी पोरफायरिन रिंग था, किसमें, मायोग्लोबिन में।
हीमोग्लोबिन क्या होता है? टेट्रामरा मायोग्लोबिन, एक तरीके से इसको समझ सकते हैं। और फिर इसमें क्या था? एन हिस्टिडीन था, जो कि एक प्रोटीन चेन है। और इसमें भी क्या था? एन हिस्टिडीन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये अगर कलर होगा तो कैसा होगा। जब जो है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है तो कैसा होता है? रेड कलर का होता है। और मायोग्लोबिन में कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में रेड कलर का होता है। ये कौन से कलर का होता है? हीम इरिथ्रिन, ये होता है रेड वायलेट। और ये कैसा होता है? ब्लू कलर में। और फिर अगर बात कर लिया जाए डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, तो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में अभी हम लोग देखे हैं कि हीमोसाइनिन कैसा होता है? कलरलेस होता है ना। और हीम इरिथ्रिन भी कैसा होता है? कलर लेस होता है। जबकि मायोग्लोबिन कैसा होता है? रेड ब्लू कलर का होता है। और अपना हीमोग्लोबिन भी रेड ब्लू कलर का होता है। ये एक कंक्लूजन है जो है कि हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन का पूरा एक चार्ट है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर के लिए आपको आसानी होगा कि अच्छे से जो है कि रिवीजन के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम लोग देखे थे ऑक्सीजन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम लोग के शरीर में या प्लांट या छोटे छोटे जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं, क्या होता है? उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है। उस रेडॉक्स रिएक्शन में ये सब जो लिखे गए हैं प्रोटीन, ये सब क्या करते हैं? पार्टिसिपेट होते हैं उसमें, रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और वो कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये रूब्रोडॉक्सिन का एक एग्जांपल है। ये फेरोडॉक्सिन में है, Fe2S2 है। और यह है Fe4S4, इसको बोला जाता है Fe4S4। और इसको बोला जाता है Fe2S2। और इसको क्या बोला जाएगा? Fe(S0)। ठीक है, तो यहाँ पे S0 क्या है, S2 क्या है और S4 क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि जब कोई सल्फर एटम मेटल से क्या हो? ब्रिज हो। जब कोई भी सल्फर एटम क्या होता है? मेटल के, एक मेटल ये है, एक मेटल ये है, इनके बीच में क्या होगा? ब्रिज होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि दो ही मेटल के बीच में, वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो जब कोई सल्फर क्या होगा? मेटल के बीच में ब्रिज हो जाएगा, तो उसको लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही मेटल है, दो मेटल तो है नहीं, तो इसलिए इसको लिखा गया है 0। और यहाँ पे देखा जाए तो कितने सल्फर? 2 सल्फर है, इसलिए लिखा गया है 2। यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 और 4, इसलिए 4। ठीक है, तो ये जो S लिखा गया है यहाँ पे, इसको बोला जाता है लेबाइल। ठीक है, लेबाइल कहने का मतलब कि जब इसको क्या किया जाएगा? H+ दिया जाएगा, तो ये सल्फर क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। क्या होंगे? निकल जाएंगे। और निकल के क्या बना देंगे? ये H2S टाइप का बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे? H2S टाइप का बना देंगे। इसलिए यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटम यहाँ पे लिखे गए हैं वो क्या होते हैं? लेबाइल सल्फर होते हैं। इसमें कितना होगा अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पे 2 लिखा है 2, यहाँ पे 0 लिखा है तो 0, और यहाँ पे 4 लिखा है तो 4। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला कि लेबाइल क्या सल्फर क्या होते हैं और नॉन लेबाइल सल्फर क्या होता है। ये सब जैसे ये सब सल्फर है ना, सल्फर 16 है, सल्फर 16 है, तो ये सब नॉन लेबाइल सल्फर है। अगर Fe2S2 में पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर बताइए और नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर बताइए, तो क्या बताएंगे? 2 लेबाइल सल्फर है और 4 क्या है? नॉन लेबाइल सल्फर है। ये एक स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं?
इलेक्ट्रॉन को देंगे, कभी इलेक्ट्रॉन को लेंगे, है ना। तो इस टाइप का होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को देंगे या इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन को देंगे या लेंगे तो ये दो तरीके का बिहेवियर कर सकते हैं। एक तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो सकते हैं और एक दूसरा रेड्यूस फॉर्म में हो सकता है ना। एक ऑक्सीडाइज और दूसरा क्या हो सकता है, रेड्यूस हो सकता है। जैसे जब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसको क्या करेंगे, वो रेड्यूस फॉर्म में चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा, तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पे आयरन है, जब रेड्यूस फॉर्म में होता है तो कौन से फॉर्म में होता है, Fe2+ के फॉर्म में होता है। जब इसमें ऑक्सीडाइज होता है क्या होता है, Fe3+ के फॉर्म में होता है। और दूसरा चीज़ ये देख लीजिए, देखा जाए कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। 1 2 3 4, टोटल 4 बांड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होती है। हाँ, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किया जाए, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, T2G नीचे होता है और EG क्या होता है, ऊपर होता है ना। इसको बोलते थे T2G और इसको क्या बोलते थे, EG। बट जो है कि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ये चला आता है यहाँ पे और ये चला जाता है यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है T2G नहीं बोला जाएगा, इसको T2 बोला जाएगा और इसको बोला जाएगा E। यहाँ से G इसलिए हट गया क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में जीरेट पाया जाता है, इसलिए इसको G लिखा गया था। बट टेट्राहेड्रल में जीरेट सिस्टम, बट जो है कि टेट्राहेड्रल में जीरेट सिस्टम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे T2 और E। जीरेट का मतलब कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। तो इसलिए जो है कि T2 में अगर जो है कि ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग होगा तो E नीचे होगा और T2 ऊपर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Fe2+ जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल में हाई स्पिन और लो स्पिन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, पहला चीज़ ये है। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन इसमें नॉर्मल फिल करते हैं, जैसे वैसे फिल करते चले जाएंगे। और यही Fe3+ में अगर फिल करना हो तो क्या होगा, यहाँ पे T2 हो गया और यहाँ पे E हो गया। तो 1 2 3 4 और 5, टोटल Fe3+ में क्या होता है, 3D5 होता है ना। और इसमें कितना होता है, 3D6 होता है। तो इसलिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और ये क्या हो जाएगा, ESR क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, ये भी ESR क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर से था कि इसमें नंबर ऑफ लेवाइल सल्फर बताइए, नॉन लेवाइल सल्फर बताइए, तो नॉन लेवाइल सल्फर क्या है, 1 2 3 4 है और लेवाइल 0 है। और इसमें जो रेड्यूस फॉर्म में होता है Fe2+ में होता है, जब ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा तो किस में जाएगा, Fe3+ में जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख ही रहा है। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ESR एक्टिव हो जाएगा। ऑक्सीडाइज फॉर्म में भी दिख रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही, तो ये भी क्या हो जाएगा, ESR एक्टिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि इसको भी क्या कर सकते हैं, 2 फॉर्म में होगा, एक ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा और दूसरा क्या होगा, रिड्यूस फॉर्म में होगा। एक लिख देते हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म और दूसरा हो सकता है रिड्यूस फॉर्म। अगर इस Fe2S2 में बात किया जाए कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में और रिड्यूस फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे 2 आयरन एटम है, तो पूछा जाएगा कि अगर ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, रिड्यूस फॉर्म में होगा तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो जब ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है तो दोनों जो Fe होते हैं वो +3 में होते हैं, दोनों के दोनों, ये भी और ये भी। अगर रिड्यूस फॉर्म में होगा तो क्या होगा, एक +2 में होगा और दूसरा क्या होगा, +3 में होगा। जब ये +3 में होगा तो क्या होगा, ये D5 होगा और ये क्या होगा, D5 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट D5 भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये क्या होगा, D5 होगा।
1 2 3 4 5, ये क्या होगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। जब एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होगा तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में कपल कर लेंगे। जब ये कपल कर लेंगे तो क्या होगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग है तो ये क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे, है ना। जब ये पेयर्ड हो गए तो क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ है नहीं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। डायमैग्नेटिक तो है ही। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये ESR इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ESR इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसमें रेड्यूस फॉर्म की बात किया जाए, ये Fe2S2 है, अगर क्या हो रेड्यूस फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा? एक होगा D5 होगा और एक होगा D6। ये Fe2+ के लिए है और ये Fe3+ के लिए है। तो D5 जैसे यहाँ पे भरे वैसे ही भरना है। 1 2 3 4 5 है, ठीक है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसे सेम चीज़ यहाँ पे कर देंगे D6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर इसमें भी एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करवाएंगे, ठीक है। इसको लिख दे रहे हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और यहाँ पे है 1 2 3 4। इसका मतलब कि 4 ही जो है कि कपलिंग करेगा, है ना। ये 4, इस 4 से कपलिंग कर लेंगे। बट यहाँ पे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसका मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। और ये ESR भी एक्टिव हो जाएगा। ESR भी एक्टिव रहेगा और पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखें? Fe2S2, इसको भी बोला जाता है रिस्की प्रोटीन। इसको अगर आपको कहीं पूछ दे तो इसको रिस्की प्रोटीन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या देखें? नंबर ऑफ लेवल सल्फर कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ नॉन लेवल सल्फर टोटल 4 है। और फिर जब ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा तो दोनों +3 में होगा। जब रिड्यूस फॉर्म में होगा तो क्या होगा? +2 और +3। सिंगल इलेक्ट्रॉन का ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या है? दोनों 1 +3 या 1 +2 है। जब ऑक्सीडाइज फॉर्म में जाएगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लॉस करेगा, तो +3 में चला जाएगा। तो इसका मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे भी देखे थे Fe2+ से Fe3+ में गया था, एक इलेक्ट्रॉन का जो है कि ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डायमैग्नेटिक है, ESR इनएक्टिव है। यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है, ESR एक्टिव है। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल सल्फर कितने हैं? टोटल 4 हैं। और नंबर ऑफ नॉन लेवल सल्फर 1 2 3 4, टोटल यहाँ पे भी 4 है। अगर एक आयरन में पूछा जाए कि पर आयरन एटम नंबर ऑफ लेवल सल्फर कितना है तो कितना है? एक आयरन एटम से कितने नंबर ऑफ लेवल सल्फर जुड़े हुए हैं? 1 2 3। एक आयरन से टोटल 1 ये हो गया, 2 ये, 3 ये ना। इस आयरन एटम से 3, मतलब कि पर जो आयरन एटम है लेवल सल्फर कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पे लेवल सल्फर पर एटम की बात किया जाए 3 है। अगर टोटल की बात किया जाए तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि क्या है? ऑक्सीडाइज फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म है। तो ये भी क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करेगा तो एक बार ऑक्सीडाइज करेगा, फिर दूसरी बार रिड्यूस होगा, फिर ऑक्सीडाइज करेगा, फिर रिड्यूस होगा। ऐसे ही रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? होता चलता जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म और यहाँ पर लिख देते हैं रिड्यूस फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि Fe क्या है? टोटल इसमें 4 हैं। 1 2 3 4, टोटल 4 है ना आयरन। तो इसमें से जो 2 आयरन होते हैं वो होते हैं +2 के फॉर्म में, और इसमें से 2 आयरन होते हैं वो होते हैं +3 के फॉर्म में। और यहाँ पे बात किया जाए जो रेड्यूस फॉर्म होगा तो यहाँ पे 3 होता है Fe +2 के फॉर्म में और 1 होता है Fe+3 के फॉर्म में। तो इसका मतलब कि ये भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ से एक अगर Fe क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का लूज़ करेगा तो वो Fe3+ में चला जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि सिर्फ ये भी एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है।
अब इसका जो है कि कर देते हैं, ये D5 है और ये D5 है Fe3+ के लिए, और Fe2+ के लिए सेम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा D6 और क्या हो जाएगा ये D6। अगर इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किया जाए तो D5 को कर लेते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे होगा 5, ठीक है ना, इसी तरीके से होगा। और ये D5 होगा, 1 2 3 4 और ये 5, ये इसके लिए है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक D6 के लिए होगा, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। जब इसका एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करेंगे तो ये 5 मिलके क्या हो जाएंगे, कपल हो जाएंगे। और यहाँ से ये 4 और ये 4 आपस में मिल जाएंगे। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, अगर इनकी होगा तो कपलिंग तो हो जाएगा, कपल हो जाएंगे। इनकी सिर्फ इनका बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक जब होगा तो क्या हो जाएगा, ESR इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ESR इनएक्टिव। अगर रेड्यूस फॉर्म की बात किया जाए तो रेड्यूस फॉर्म में क्या होगा, इसमें 3 जो है Fe2+ में है और एक Fe3+ में है। तो इसका मतलब कि D5 है और 3 क्या है, D6 में है। तो इसका इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3D6 लिखे हैं नहीं, वैसे यहाँ पे तीन डब्बा बनाएंगे 3D6 के लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, और 1 2 3 4 5 6। सेम एक और करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे यहाँ पे हम किए थे एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, जैसे ये 5 आपस में कपल किए, फिर ये 4 आपस में कपल किए, तो यहाँ पे भी हमें कपलिंग कराना है। तो ये 4 और ये 4 जब कपलिंग कराएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट देखे थे, ये कपल होके क्या हो गए थे, डायामैग्नेटिक हो गए थे। तो यहाँ पे भी कपल हो जाएंगे। अगर इसमें बात किया जाए तो ये 4 और ये 4 तो कपल हो जाएंगे, बट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है दिख रहा है, जो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही होना है। तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ये ESR एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि देखे हैं कि जो भी अभी एग्जाम्पल देखे थे फेरोडॉक्सिन रोबोडॉक्सिन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर रहे थे वो लोग थे नॉन हीम प्रोटीन, क्योंकि उसमें पोरफायरिन रिंग नहीं था। अब हम लोग जो देख रहे हैं साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम क्या होता है, इसमें मेटल है और पोरफायरिन रिंग है, इसलिए इसको बोला जाता है हीम प्रोटीन। और इसमें अगर देखा जाए आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, sp3d2 है ना, या तो ये हो सकता है या d2sp3। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये किसका होता है, ऑक्टाहेड्रल का होता है। तो हमारा जो साइटोक्रोम में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो इसका मतलब कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। और फिर इसमें मेटल कौन सा यूज होता है, आयरन यूज होता है। ये था इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और फिर यहाँ पे ये R2 है और ये R1 है। अगर R1 जो है कि ये रख दिया जाए और R2 को ये वैल्यू रख दिया जाए तो ये हो जाएगा साइटोक्रोम A। साइटोक्रोम भी बहुत फॉर्म में पाए जाते हैं, साइटोक्रोम A होता है, साइटोक्रोम B होता है, साइटोक्रोम C होता है। तो साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C कब होगा, जब ये R1 R2 की वैल्यू अगर ये हो जाएगा तो साइटोक्रोम B हो जाएगा, और R1 R2 की वैल्यू जब ये हो जाएगा तो इसको बोला जाएगा साइटोक्रोम C, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो फिफ्थ है ये एस मेथियोनिन है, ठीक है। सल्फर एटम से मेथियोनिन में क्या होता है, सल्फर एटम पाया जाता है। तो आयरन जो होता है सल्फर से बाइंड होता है। और इसका जो ये है एन हिस्टिडीन, मतलब कि इमिडाजोल में नाइट्रोजन पाया जाता है, उससे बाइंड होता है, हिस्टिडीन के नाइट्रोजन से इमिडाजोल रिंग से। तो इसलिए यहाँ पे एस मेथियोनिन लिखा गया है और यहाँ पे एन हिस्टिडीन लिखा गया है।
तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे जो है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि Fe है, तो जाहिर सी बात है अगर रिड्यूस फॉर्म में होगा तो कोई किस फॉर्म में होगा, +2 के फॉर्म में होगा, तो इसको लिख देते हैं +2। जब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में जाएगा तो किस में जाएगा, Fe+3 में जाएगा। तो इसमें क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस फॉर्म को बोला जाता है सुपर ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, सुपर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज आता, O2 2- होता, तो उसको बोला जाता है पर ऑक्साइड। और ये कौन सा है, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, और इसमें जो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में अगर जो है कि पूछ दिया जाए कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन, ये जैसे ये एग्जांपल है, ये हाई स्पिन का है। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा तो हाई स्पिन, अगर d2sp3 आएगा तो लो स्पिन। ठीक, तो इसमें जो देखा गया है साइटोक्रोम में, ये Fe+2 के फॉर्म में रहे, मतलब कि या रिड्यूस फॉर्म में रहे, या Fe+3 के फॉर्म में रहे, ऑक्सीडाइज के फॉर्म में रहे, ये दोनों केस में कैसा फॉर्म करता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, ये था जो है कि हमारा साइटोक्रोम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और साइटोक्रोम में एक होता है साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 क्या होता है, साइटोक्रोम P450, तो यहाँ पे जो N हिस्टिडीन है, यहाँ पे N हिस्टिडीन ना रह के यहाँ पे जब क्या आ जाए, H2O आ जाए, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल जब यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा साइटोक्रोम P450। सबसे जो है कि ज़्यादा स्टडी करने किए जाने वाला जो साइटोक्रोम है वो साइटोक्रोम P450 ही है। तो इसका जो मेन यूज है, ये क्या काम करता है, रिएक्शन में मोनो ऑक्सीजनेस का काम करता है। मतलब कि मोनो ऑक्सीजनेस का मतलब कि एक ऑक्सीजन को ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पे था एल्केन था, एल्केन को कर दिया कन्वर्ट एल्कोहल में। और अगर जो है कि एल्कीन है, एल्कीन को अगर साइटोक्रोम P450 है रख दिया जाए तो इसका बना देता है इपॉक्साइड रिंग। ठीक है, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप हो, CH3COH है, ठीक है, अगर साइटोक्रोम P450 इसमें ऐड कर दिया जाए तो इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन ऐड होगा। जब एक ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, ये है साइटोक्रोम P450। और फिर ये था साइटोक्रोम अभी देखे हैं, साइटोक्रोम A है, B है, C है, और इसमें देखे हैं कि Fe जो है कि अगर रिड्यूस फॉर्म में रहे चाहे ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहे, दोनों में ये होगा लो स्पिन होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। ठीक है, अगर जो है कि Fe+2 का ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग किया जाए तो क्या होगा, अभी देखे थे हम लोग, Eg ऊपर होता है और T2G क्या होता है, नीचे होता है। T2G ट्रिपली डिजेनरेट होता है और ये डबली डिजेनरेट होता है। तो अगर Fe+2 रिड्यूस फॉर्म में है तो इसमें कितना होगा, D6 होगा। तो D6 होगा तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लो स्पिन है, तो लो स्पिन है तो इसमें फिल करेंगे। तो ये कैसा आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसका मतलब कि ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है। क्या है, डायमैग्नेटिक। और ये ESR क्या है, इनएक्टिव है ना, ESR इनएक्टिव। अगर Fe+3 हो तब क्या होगा, जब Fe+3 रहेगा तो ये होगा Eg और ये क्या हो जाएगा, T2G। तो ये Fe+3 में क्या होगा, D5 होगा, D5 सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो D5। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक हम लोग जानते ही हैं कि क्या होता है, ESR एक्टिव होता है। ESR क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग देखे हैं साइटोक्रोम से रिलेटेड प्रॉब्लम। साइटोक्रोम P450 देखे हैं, है ना, और यहाँ पे देखे ही है कि ये एल्केन को एल्कोहल में चेंज कर दे रहा है, मोनो ऑक्सीजनेस काम करता है। सबसे ज़्यादा ये स्टडी किया जाने वाला साइटोक्रोम है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया गया है किसका, विटामिन B12 का, विटामिन B12। आप लोग जानते हैं कि विटामिन B12 कितना
फ़ायदेमंद है हम लोग के लिए। इसकी कमी से जो है कि जानते हैं कि क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर विटामिन B12 की कमी से क्या हो रहा है, ब्लड की कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये विटामिन B12 क्या कर रहा है, ब्लड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक फंक्शन है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये विटामिन B12 का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो अभी हम लोग देख रहे थे कि मेटल में जो आयरन होता था उसमें पोरफायरिन रिंग था, बट ये पोरफायरिन रिंग नहीं है। इस रिंग को बोला जाता है कोरिन रिंग। क्या बोला जाता है, कोरिन रिंग बोला जाता है। ठीक है, तो विटामिन B12 में पूछ दिएगा कि कौन सा रिंग पाया जाता है, तो बताएंगे कोरिन रिंग पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है कि कोबाल्ट का जो है कि हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 जो है कि कोऑर्डिनेशन नंबर से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो सकता है, या तो d2sp3 हो सकता है, या तो ये क्या बना सकता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना सकता है, या तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अगर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक, तो इसमें जो है कि कोबाल्ट वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, जब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो जाहिर सी बात है ये d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि कोरिन रिंग से जब कोबाल्ट जुड़ जाता है, और ये जो है कि ये सब सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हुए हैं ये सब लगा दिए जाए तो ये बन जाता है विटामिन B12। और विटामिन B12 में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर जो है कि कोबाल्ट इसमें +3 के फॉर्म में रहे, या कोबाल्ट +2 के फॉर्म में रहे, या कोबाल्ट +1 के फॉर्म में रहे, ठीक है, तो तीनों कंडीशन में ये कैसा फॉर्म करेगा, इस कोरिन रिंग के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करेगा। ठीक है, चाहे वो कोबाल्ट +3 में रहे, कोबाल्ट +2 में रहे, या कोबाल्ट +1 में, जब कोरिन रिंग में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और फिर बच रहा है कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन देख ही रहे हैं कि क्या कर रहा है, विटामिन B12 की कमी से जो है कि क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, तो ये क्या करता है, RBC को फॉर्म करता है। ठीक है, और दूसरा क्या काम करता है, ये DNA से RNA हो गया, या फिर जो DNA हमारे शरीर में क्या होते हैं किसी तरीके से जो है कि ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये क्या काम करता है, विटामिन B12 उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, DNA को मेंटेन रखता है, DNA, और ये DNA से RNA का कन्वर्जन भी करता है। DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है। हम लोग का जितने भी एंजाइम जो है कि हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं, सब ये सब DNA और RNA के वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो ये था विटामिन B12 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। तो अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत से नाइट्रोजन है ना, तो उस नाइट्रोजन को किसी अनदर फॉर्म में, जैसे कि अमोनिया का फॉर्म में चेंज करना ही नाइट्रोजन का क्या है, फिक्सेशन है। तो जो है कि नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने का बहुत सा इंडस्ट्रियल मेथड है, जिसमें से हम लोग हेबर प्रोसेस पढ़ते हैं 11th-12 से, है ना। और लाइटनिंग प्रोसेस है, जब क्या होता है, जब लाइटनिंग होता है तो उसमें भी जो है कि नाइट्रोजन अमोनिया बनता है। तो क्या कोई नेचुरल प्रोसेस भी है जिसमें कि N2 का फिक्सेशन होता है, तो वो नेचुरल प्रोसेस होता है। और वो नेचुरल प्रोसेस को कौन करता है, जैसे कि हमारे मटर वगैरह हो गए, जो पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, जड़ के अंदर एक नोड्यूल्स पाया जाता है। उस नोड्यूल्स में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम हो गया, ठीक है, राइजोबियम, और एजिबोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, बहुत से बैक्टीरिया हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। ये एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि ये सब बैक्टीरिया क्या काम करते हैं। ये सब बैक्टीरिया एक एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, और वो एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये नाइट्रोजिनेज है।
क्या ये नाइट्रोजिनेस। जाहिर सी बात है ये क्या है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम है, तो ये किसी न किसी रिएक्शन को क्या करेंगे, कैटेलाइज करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे कैटेलाइज करता है। अभी हम लोग देखे थे कि ये Fe4S4 का है ना, फेरोटॉक्सिन है, यहाँ भी Fe4S4 है। तो इससे क्या है कि मोलिब्डेनम जुड़ा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि कोई ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे, जैसे राइजोबियम है, हो सकता है वो मोलिब्डेनम की जगह पे क्या होगा, वेनेडियम, कोई मेटल मतलब कि होगा ट्रांजिशन मेटल। बट जो कि मोस्ट कॉमनली जो देखा गया है वो मोलिब्डेनम को ही देखा गया है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मोलिब्डेनम जो हो सकता है वेनेडियम हो, और कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट हो सकता है, बट जो काम करने का प्रोसेस है वो सबका सेम होगा। तो हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि Fe4S4 क्या कर रहा था, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, और ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा। और फिर यहाँ पे ये जो मोलिब्डेनम है ये क्या काम करता है, इसका देखते हैं। मोलिब्डेनम से जुड़ा हुआ है एन, ट्रिपल बॉन्ड है एन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है बैक बॉन्डिंग, है ना, क्या हो सकता है, बैक बॉन्डिंग होगा। तो जिसकी वजह से ये जो नाइट्रोजन का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब इधर बॉन्ड होगा, फॉर्मेशन होगा, तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। जब ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि ये एलिमेंटल फॉर्म में आ जाए। तो ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन से जुड़ के NH3 टाइप का बना सकता है ना। तो इसी टाइप से यहाँ पे मोलिब्डेनम क्या काम करता है, मेन काम है कि नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना। जब ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा तभी ये किसी दूसरे से कंबाइन होगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है, ये कैसे जो है कि काम करता है। N2 है, इसमें 8H+ और 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और कुछ एनर्जी की जरूरत होती है जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। वो 60 मोल चाहिए होता है, अगर रिएक्शन को बैलेंस करना हो तब की बात है। और फिर यहाँ पे बनता है 2NH3, 2 मोल अमोनिया बनता है, और वाटर, और क्या बन सकता है, वाटर तो नहीं बनेगा, 2 मोल बनेगा H2, क्योंकि 2 3 6 और यहाँ पे H2, और क्या होगा 60 ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि रिएक्शन होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, कि N2 जब 8H+ से रिएक्ट करके इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। तो इससे 2 मोल अमोनिया बनता है और H2 बनता है, और 60 ADP मोल जो है कि ये क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाएगा ना, तो इसमें से एक इनऑर्गेनिक यहाँ पे निकल जाता है। तो इस तरीके से जो है कि ये इसका मैकेनिज्म है कि कैसे जो है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम हमारे शरीर, हम जो है कि प्लांट के बॉडी में कैसे वर्क करता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेटालो एंजाइम के बारे में। मेटालो एंजाइम, मेटालो एंजाइम क्या होते हैं। मेटालो एंजाइम जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम जो होता है टर्सरी स्ट्रक्चर किसका, प्रोटीन का। जो प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है एंजाइम। और प्रोटीन हम लोग जानते हैं किससे मिलके बनता है, किससे मिलके बनता है, अमीनो एसिड से मिलके बनता है। अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड। फिर पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, इनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज होता रहता है। तो ये क्या होगा, प्राइमरी में जाएगा, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जाएगा, फिर टर्सरी स्ट्रक्चर। तो इसलिए बोला जाता है जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का या प्रोटीन का, वो कहलाता है एंजाइम। एंजाइम इसलिए कहलाता है क्योंकि वो रिएक्शन में एज ए कैटालिटिक तरीके से वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये एंजाइम टर्म क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। और मेटालो का मतलब क्या हुआ है कि उस एंजाइम में अगर क्या हो जाए, मेटल आके जुड़ जाए तो उसको बोल दिया जाएगा मेटालो एंजाइम, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने मेटालो एंजाइम के टॉपिक को। तो अब हम लोग पढ़ते हैं जिंक बेस्ड मेटालो एंजाइम। जिंक बेस्ड मेटालो एंजाइम आप लोग को पता है कि कौन से हैं।
पहला है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आएगा तो इसका फंक्शन के बारे में आएगा और बहुत आएगा तो इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरा होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और थर्ड होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। कोई और एग्जांपल है आप लोग को पता है जो जिंक बेस्ड हो? और वो होता है फोर्थ SOD, आप लोग सुने होंगे। कौन? SOD। SOD का मतलब होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ठीक है, तो इनके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है ये क्या काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करता है। किसमें कर देता है? CO2 प्लस H2O को क्या करता है? बाइकार्बोनेट में चेंज कर देता है, HCO3 माइनस और H प्लस। ठीक है, इसमें चेंज कर देता है। और फिर जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या काम करता है? यहाँ पे है ना पेप्टाइडेज, इसका मतलब कि ये पेप्टाइड बॉन्ड का क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। ये क्या काम करता है? ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड में क्या चीज़? पेप्टाइड बॉन्ड में दो तरीके के टर्मिनल पाए जाते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है C टर्मिनल, इधर वाले पार्ट को बोला जाता है N टर्मिनल। इसको बोला जाता है C टर्मिनल और इधर वाले पार्ट को बोला जाएगा N टर्मिनल। तो ये C टर्मिनल से ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, एक जैसे कि मान के चलिए एक अमीनो एसिड ये है, दूसरा अमीनो एसिड ये है, और ऐसे ही बहुत से अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट होगा इसको C टर्मिनल बोला जाएगा। ऐसे जैसे जुड़ता जाएगा उसको बोला जाएगा N टर्मिनल। तो ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है इधर से ब्रेक डाउन करता है। जैसे एक को ब्रेक डाउन किया, फिर दूसरे को ब्रेक डाउन करेगा, फिर तीसरे को ब्रेक डाउन करेगा। ऐसे ही क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करते करते मोनोमर में ला देता है अमीनो एसिड को। तो ये था कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का फंक्शन। और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या काम करता है? ये एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। क्या काम करता है? ये एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, एल्कोहल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज क्या काम करता है? जिसको बोला जाता है SOD। ठीक है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो यहाँ पे डिसम्यूटेज का मतलब होता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और सुपर ऑक्साइड का रेडॉक्स रिएक्शन हो जाए तो वो SOD होगा। क्या होगा? SOD एंजाइम काम करेगा। तो SOD क्या काम करेगा? O2, अगर सुपर ऑक्साइड होगा तो इसके ऊपर कितना निगेटिव चार्ज आएगा? एक आएगा, और फिर H प्लस। ठीक है, इससे बन जाएगा H2O2 और बन जाएगा O2। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये देखना है कि क्या ये जो रिएक्शन है ये देखना है कि ये जो रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है और यहाँ पे है 0। तो ये क्या हो रहा है? -1 से क्या हो रहा है? -1 से -2 में जा रहा है। इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा तभी तो -2 गया होगा। तो इसको बोला जाएगा रिडक्शन, है ना। और फिर यहाँ से -1 से क्या जा रहा है? 0 में जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। तो इसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब कि हाँ, ये पता चल रहा है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसको जो करता है वो होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो अब इतना हम लोग देखे हैं कि कौन कौन से जिंक बेस्ड मेटालो एंजाइम थे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज थे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है। और इनके फंक्शन भी देखे हैं कि ये किसका क्या काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करता है बाइकार्बोनेट में,
और ये ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड बॉन्ड का, कहाँ से, सी टर्मिनल से, ब्रेक डाउन पेप्टाइड बॉन्ड फ्रॉम सी टर्मिनल। और ये देख रहे हैं एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज क्या काम करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें या तो कीटोन में कर देगा या एल्डिहाइड में कर देगा। और ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो कि सुपर ऑक्साइड को परऑक्साइड और ऑक्सीजन में तोड़ता है। तो अब देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर से कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में क्या होगा, जिंक होगा, जाहिर सी बात है जिंक बेस्ड पढ़ रहे हैं तो जिंक तो होना ही चाहिए। और फिर यहाँ पे क्या होगा, एन हिस्टिडीन 3 यूनिट जुड़े होते हैं, एन हिस्टिडीन और यहाँ पे है एन हिस्टिडीन और यहाँ पे जुड़ा होता है वाटर। ठीक, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का ये स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा टेट्राहाइड्रल। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का कैसा स्ट्रक्चर होता है, जाहिर सी बात है जिंक तो होगा ही होगा, सेम जैसे यहाँ पे है वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एन हिस्टिडीन है, यहाँ पे एन हिस्टिडीन है और यहाँ पे होता है कार्बोक्सिलेट। ठीक, और यहाँ पे होता है वाटर। तो ये किसका है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का क्या होता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इसमें होता है Cu2 प्लस के फॉर्म में होता है और यहाँ से नाइट्रोजन होता है, 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ता है नाइट्रोजन। ठीक है, कापर होता है +2 के फॉर्म में। और तो अभी समझ में आएगा कि यहाँ पे तो कापर है, तो कापर बेस्ड होना चाहिए। ये कापर बेस्ड भी हो सकता है और जिंक बेस्ड भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों पाए जाते हैं, जिंक भी पाया जाता है और कापर भी पाया जाता है। ये दोनों जो है कि +2 के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ से एन हिस्टिडीन होता है और यहाँ पे भी एन हिस्टिडीन है, यहाँ पे सेम चीज़ एन हिस्टिडीन, एन हिस्टिडीन, एन हिस्टिडीन और यहाँ पे है वाटर। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर किसका, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का। यहाँ पे जो जिंक है और यहाँ पे है कापर, तो इसमें पूछा जाता है कि इसमें से किसको जो है कि रिप्लेस किया जा सकता है, कापर को रिप्लेस किया जा सकता है कि जिंक को। तो इसमें जो रिप्लेसेबल होता है वो जिंक होता है। ये क्या होता है, ये रिप्लेसेबल होता है। बट ये क्या होता है, इरिप्लेसेबल होता है, मतलब कि इसको हटाया नहीं जा सकता। अगर इसको हटा देंगे तो इसकी एक्टिविटी हो जाएगी खराब। ठीक है, तो ये जो है कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का स्ट्रक्चर है। और एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का जो है कि फंक्शन देख ही लिए हैं, और फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का भी स्ट्रक्चर तो देख ही लिए। हाँ, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे में पढ़ा जाएगा, मेटल एंजाइम ही पढ़ रहे हैं, तो आगे का जो एग्जाम्पल है वो ऑक्सीडेज है। ऑक्सीडेज का फंक्शन क्या है, ये O2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, H2O में, या फिर H2O2 में कन्वर्ट करेगा। ये ऑक्सीडेज का काम होता है। अगर इसमें मेटल की बात कर लिया जाए तो कौन सा मेटल होता है, कापर +2 होता है और Fe+2 होता है। ठीक है, और फिर दूसरे के एग्जाम्पल की बात किया जाए तो क्या बोल सकते हैं, अमीन ऑक्सीडेज। क्या बोल सकते हैं, अमीन ऑक्सीडेज। अमीन ऑक्सीडेज में कौन सा होता है, वो होता है कापर +2। कापर +2 से क्या होता है, कापर +1 में चला जाता है। एक तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन है। ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, +2 से +1 में जा रहा है। तो जो अमीन ऑक्सीडेज होता है क्या काम करता है, अमीन को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। ठीक, और एक एग्जाम्पल और है मेटल एंजाइम का, वो है कैटालेज। कैटालेज में कौन सा मेटल होता है यूज, उसमें मेटल होता है आयरन। आयरन कौन सा, +3, Fe+3। और ये कैटालेज करता क्या है, कैटालेज करता है H2O2 का ब्रेकडाउन। क्या काम करता है, H2O2 का ब्रेकडाउन किस में करेगा, H2O में करेगा और O2 में कर देगा। ठीक है,
तो ये अभी हम लोग देखे हैं कि मेटलो एंजाइम के बारे में कि मेटलो एंजाइम कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेज है, Copper+2 Fe+2 है जो कि ऑक्सीजन को क्या करता है H2O और H2O2 में चेंज कर देता है। ये अमीन ऑक्सीडेज देखे हैं जो अमीन को क्या करता है एल्डिहाइड में चेंज करता है। और कैटालेज Fe+3 जो होता है इसमें मेटल, ये क्या करता है H2O2 को H2O और O2 में चेंज कर देता है। तो अब हम लोग देखेंगे मेटल कॉम्प्लेक्स इन मेडिसिन कि ऐसे कौन कौन से जो है कि मेटल का कॉम्प्लेक्स है जो कि मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। पहला है कि कैंसर, क्योंकि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा से जो है कि पेशेंट क्या होते हैं कैंसर के शिकार होते हैं। तो कैंसर होता क्या है कि कोई भी जो हमारा सेल का ग्रोथ होता है वो क्या हो जाए अनकंट्रोल्ड हो जाए। जब कोई भी सेल क्या होता है अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगता है तो वो ट्यूमर का फॉर्म कर लेती है और वो ट्यूमर क्या कहलाता है कैंसर कहलाता है। तो उस कैंसर को दूर करने के लिए कौन सा मेडिसिन यूज़ किया जाता है, कौन सा मेडिसिन या कौन से मेटल के कॉम्प्लेक्स का यूज़ किया जाता है, तो उसमें यूज़ किया जाता है प्लेटिनम का। क्या यूज़ किया जाता है प्लेटिनम। तो इसको बोला जाता है सिस प्लेटिन। कौन सा प्लेटिनम का सिस प्लेटिन। और आपको देखने को मिलेगा कार्बो प्लेटिन। ठीक है, ये जो है कि यूज़ किए जाते हैं ड्रग्स जिसको कैंसर को रिमूव करने के लिए। और आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में कौन सा मेटल कॉम्प्लेक्स का यूज़ किया जाता है बताइए। और फिर मेंटल डिसऑर्डर में कौन सा मेटल कॉम्प्लेक्स का यूज़ किया जाता है। आर्थराइटिस में गोल्ड कॉम्प्लेक्स का यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है गोल्ड का। और मेंटल डिसऑर्डर में लिथियम, लिथियम मेटल का कॉम्प्लेक्स का यूज़ किया जाता है। और फिर गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर में किस मेटल कॉम्प्लेक्स का यूज़ किया जाता है, वो होता है बिस्मथ। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं बायो इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग लगाएंगे इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू।